इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो भारत की सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक है। स्पेस से जुड़ी तमाम रिसर्च यही संस्था करती है। आप सभी को तो इसकी उपलब्धियों के बारे में पता ही है। और इसी संस्था के एक महत्वपूर्ण भाग हुआ करते थे नंबी नारायण जी। वेलकम बैक टू माय चैनल सरीपीडिया। और आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ नंबी नारायण जी के बारे में। आखिरकार ऐसी क्या वजह रही होगी जिसकी वजह से नंबी नारायण जी को देशद्रोही का टैग दिया गया, जिसकी वजह से इसरो को जो सक्सेस 1994 में मिलनी चाहिए थी वह सक्सेस उनको 2014 में मिली। यानी कि इसरो जो है वो 15 साल पीछे चला गया। चलिए चलते इस वीडियो के अंदर और जानते हैं नंबी नारायण जी के बारे में पूरी सच्चाई। तो इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा दोस्तों, ताकि आपको भी सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों, नंबी नारायण जी का जन्म 12 दिसंबर 1941 में तमिलनाडु के नागरकोइल में रहने वाले एक तमिल फैमिली में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई त्यागराजर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से कंप्लीट किया था। नंबी जी शुरू वक्त से ही इसरो में काम करके देश की प्रगति में अपना योगदान देना चाहते थे। और फिर एक बार 1966 में उनकी मुलाकात उस समय के इसरो चेयरमैन विक्रम साराभाई से हुई। और इस मुलाकात के बाद उन्हें ये पता चला कि इसरो में सिर्फ हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स को ही जॉब दी जाती है। विक्रम साराभाई नंबी जी के टैलेंट को उस पहली मुलाकात में ही पहचान गए थे, इसलिए उन्होंने उनको सलाह दी कि वो आगे की पढ़ाई किसी IVY लीग कॉलेज से पूरी करें। और दोस्तों, विक्रम सर की सलाह मानकर अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए नंबी जी ने पहले नासा की फेलोशिप हासिल की और उसके बाद प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से केमिकल रॉकेट प्रपोजन में अपने मास्टर प्रोग्राम कंप्लीट किया। नंबी जी की काबिलियत का अंदाज़ा आप इतनी सी बात से लगा सकते हैं कि उन्हें नासा की तरफ से खुद एक जॉब ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने अमेरिका की जगह अपने देश के लिए ये काम करने को चुना और वापस भारत आकर इसरो को एज अ रॉकेट साइंटिस्ट ज्वाइन कर लिया। इसरो के लिए काम करते हुए नंबी जी ने भारत को लिक्विड फ्यूल रॉकेट टेक से इंट्रोड्यूस करवाया। और यह अर्ली 70s का दौर था जब APJ अब्दुल कलाम सर अपनी टीम के साथ सॉलिड मोटर्स पे काम करते थे। असल में नंबी जी एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो कि हमेशा 20 से 30 साल आगे की सोच रखते थे। यहाँ तक कि उन्होंने 70s के दौरान ही ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि अगर इसरो को सिविलियन स्पेस प्रोग्राम में सक्सेस हासिल करनी है और अपने मिशन के लिए इंसानों को ही स्पेस में भेजना है तो उसके लिए लिक्विड फ्यूल टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए उन्होंने उसी समय से ही लिक्विड फ्यूल इंजीनियर्स पर काम करना शुरू कर दिया था और अपनी मेहनत, लगन और तेज दिमाग से उन्होंने भारत और इसरो के लिए विकास इंजन को डेवलप कर दिया था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विकास इंजन के लिक्विड फ्यूल रॉकेट इंजन है, जिसका इस्तेमाल इसरो के PSLV और GSLV दोनों ही लॉन्च व्हीकल्स पे किया जाता है। और PSLV वही लॉन्च व्हीकल्स है जिसका इस्तेमाल चंद्रयान 1 को लॉन्च करने में किया गया था। यानी कि चंद्रयान 1 मिशन को सक्सेसफुल बनाने में भी नंबी सर का बहुत अहम योगदान रहा था। अब यहाँ तक तो नंबी जी की लाइफ, करियर सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब उन्होंने इसरो के क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। दरअसल 1992 के दौरान भारत और रूस के बीच एग्रीमेंट हुआ, जिसके अकॉर्डिंग रूस 235 करोड़ रुपए के बदले में भारत को क्रायोजेनिक फ्यूल बेस्ड इंजन डेवलप करने की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने वाला था। अब अमेरिका इसको काफ़ी अच्छी तरह से जानता था कि अगर भारत को ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी मिल गई तो फिर इसरो इसका सीधा सीधा कॉम्पिटिटर बन जाएगा। इसलिए अमेरिका भी किसी भी हाल में ये टेक्नोलॉजी भारत के हाथों में नहीं लगने देना चाहता था और ऐसा करने के लिए उसने रूस के ऊपर
ये एग्रीमेंट कैंसिल करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उस टाइम के अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने भी रूस को एक लेटर लिख के धमकी भी दी, अगर रूस ने भारत के साथ अपना ये समझौता रद्द नहीं किया तो फिर उससे उनके ग्रुप से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर रूस अमेरिका के इस धमकी से डर गया और उसने भारत के साथ अपने एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी और इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालते हुए उन्होंने रूस के साथ एक नया एग्रीमेंट साइन कर लिया, जिसमें कि ये तय किया गया कि भारत और रूस के साइंटिस्ट में मिलकर भारत के लिए क्रायोजेनिक फ्यूल बेस्ड इंजन बनाएगा। यानी कि इस एग्रीमेंट के जरिए रूस के द्वारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किए बिना ही भारत का टारगेट अचीव हो जाएगा, जो कि नंबी नारायण जी के अकॉर्डिंग साल 1999 तक हो जाना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, तभी एक ऐसा हादसा हुआ नंबी नारायण जी के लाइफ और इसरो का फ्यूचर हमेशा के लिए बदल गया। दरअसल हुआ ये कि अक्टूबर 1994 के दौरान त्रिवंतपुरम में मारियम राशिदा नाम की एक महिला को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उस महिला पर यह आरोप लगाया गया कि वह इसरो की रिसर्च से जुड़ी हुई डॉक्यूमेंट्स और रॉकेट्स के ड्राइंग वगैरह पाकिस्तान को भेज रही है। इसके बाद से अगले महीने यानी कि नवंबर में पुलिस ने इस केस में नंबी नारायण जी सहित इसरो में काम करने वाले और कई सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया। पुलिस का कहना था कि ये सभी लोग मरियम रशीदा से मिले हुए हैं और यही लोग इसरो के सीक्रेट इंफॉर्मेशन उसे देते थे। उस समय पुलिस ने जैसे तैसे करके इन सभी का कनेक्शन मरियम के साथ जोड़ दिया। अब दोस्तों, नंबी सर जो कि उस समय इसरो के क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट के हेड थे, इसलिए उनके अरेस्ट होने से इस प्रोजेक्ट का काम पूरी तरह से रुक गया। साथ ही भारत और रूस के बीच क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को लेकर जो नया समझौता हुआ था वह भी पूरी तरह से रद्द हो गया। आपको जान के हैरानी होगी कि भारत का एक ऐसा साइंटिस्ट जो कि अपनी पूरी लाइफ इस देश को ही डेडिकेट करने का इरादा कर चुका था, उसे एक झूठे जासूसी केस में लगातार 50 दिनों तक जेल में रखा गया। इन 50 दिनों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो और केरला के स्टेट पुलिस के द्वारा नंबी जी को काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया। यहाँ तक कि उन पे ये भी दबाव बनाया गया कि वह इस केस में इसरो के टॉप ऑफिसर को फंसा दे, लेकिन उन्होंने किसी का भी नाम लेने से साफ मना कर दिया। नंबी नारायण जी ने इस बात को खुद बताया था कि इंटरोगेशन के दौरान उन्हें इस हद तक टॉर्चर किया गया कि उन्हें हॉस्पिटल में भी एडमिट होना पड़ा था। हालांकि पुलिस के पास नंबी जी के अगेंस्ट कोई प्रूफ नहीं था, फिर भी अखबारों में उनके खिलाफ आर्टिकल छपते रहे और लोगों के सामने उनकी ऐसी इमेज पेश की गई कि लोगों ने भी उन्हें देशद्रोही मान लिया। अब दोस्तों, ये केस चलते चलते 2 साल का समय बीत गया और तब जाके अप्रैल 1996 में सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट केरला कोर्ट के सामने रखी। इस रिपोर्ट में सीबीआई ने बताया जासूसी और देशद्रोह का ये पूरा केस झूठा था और इसरो की भी कोई भी इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट किसी दूसरे देश में गई ही नहीं। तब नंबी जी पे लगाया गया सारा आरोप हटा लिया गया। साल 2019 में इंडिया गवर्नमेंट ने नंबी नारायण जी को पद्म भूषण से सम्मानित करके उन दागों को धोने की कोशिश की जो कि उनके चरित्र पे लगाए गए थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कौन है जो नंबी नारायण को फंसाना चाहता था और उन्हें देशद्रोही का टैग देना चाहता था? क्या कोई दूसरा देश उन्हें फंसाना चाहता था? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं फिर एक नए वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सतर्क रहें। जय हिंद।